Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 26th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding defamation cases in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic important aspects of governance. So before taking up this topic, defamation in India, let us briefly understand what is defamation. मानहानि, हिंदी में इसको मानहानि कहते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर मानहानि या डिफेमेशन होता क्या है। इसका एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ हमने लिख रखा है। डिफेमेशन इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन और नेशन। तो कोई भी ऐसा अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं या रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, जिससे किसी भी एक एंटिटी की, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उसकी अगर रेपुटेशन को इम्पैक्ट होता है, उसकी रेपुटेशन को अगर हार्म होता है, देन सच एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज डिफेमेशन, मानहानि। कई सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिफेमेशन केस शुड बी। एग्जैक्टली किस किस एक्टिविटीज़ को डिफेमेशन कहा जाना चाहिए उसको हम लोग समझेंगे विथ हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, MJ अकबर्स डिफेमेशन केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट प्रिया रमानी। तो ये पूरा केस मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमारे कंट्री में 2018 में इनफैक्ट नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इट वाज अ ग्लोबल मूवमेंट नोन एज Me Too campaign, when so many women came out about the issues of sexual misconduct against them. वैसा ही एक केस इंडिया में भी, इस तरह के कई सारे केसेज आए। एक केस था वेयर जर्नलिस्ट प्रिया रमानी अक्यूज्ड MJ अकबर हु वाज अ यूनियन मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने। तो अब इन जर्नलिस्ट प्रिया रमानी के अगेंस्ट MJ अकबर ने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर, क्लेमिंग कि ये जो भी एक्यूजेशंस लगा रही हैं ये जर्नलिस्ट, ये फॉल्स है। सो this statement brought by or given by journalist Priya Ramani has brought down or harmed the reputation of MJ Akbar, and that is why he filed a defamation case, मानहानि का केस प्रिया रमानी के अगेंस्ट फाइल कर दिया MJ अकबर ने। वैसे MJ अकबर को खुद अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन अभी उल्टा प्रिया रमानी के अगेंस्ट केस चल रहा है इन कोर्ट जो MJ अकबर ने फाइल किया है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब BVP राव ने एक कंप्लेन किया था ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट रतन टाटा। मैं सारे जो काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख भी पाएँ अगर डिफेमेशन पे कोई सवाल आए तो। सो देखो, असम स्टेट के अंदर BVP राव वाज असम स्टेट पावर कमिश्नर, और उस टाइम में, ये काफ़ी पहले की बात है, उस टाइम में जो अल्फ़ा वहाँ का जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसने टाटा कंपनी से, आपको पता है टाटा टी वहाँ पे एक्टिव है, वहाँ पे फंक्शन करती है, तो अल्फ़ा ग्रुप ने टाटा टी से 1000 वॉकी टॉकी फोर्सफुली इलीगल तरीके से डिमांड किया कि आप हमें 1000 वॉकी टॉकी दो, अदरवाइज़ हम आपको यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। तो इस पे बाद में रतन टाटा जी ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि वहाँ की जो सरकार है, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे BVP राव, उन्होंने रतन टाटा की कंप्लेंट को ध्यान नहीं दिया, उस पर ढंग से एक्टिविटी नहीं लिया, इस कारण से अल्फ़ा वालों ने फोर्सफुली थ्रेटन किया टाटा टी को। तो इस पे BVP राव ने कंप्लेन किया अगेंस्ट रतन टाटा ऑफ डिफेमेशन कि BVP राव पे इलीगल
फॉल्स स्टेटमेंट लगाया जा रहा है एंड दैट इज़ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ बीवीपी राव। तो ये एक दूसरा काफ़ी पॉपुलर केस है। एज ए सेड, बीवीपी राव, असम स्टेट पावर कमिश्नर, अक्यूज रतन टाटा ऑफ डिफेमेशन। Tata Tea had claimed that Alpha had demanded 1,000 walkie-talkies illegally from Tata, but state authorities did not take any action despite complaint. तो state authorities की तरफ से बीवीपी राव ने कंप्लेन किया ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट रतन टाटा। एक तीसरा काफ़ी इसी तरह का पॉपुलर केस है, जब 2014 में ललित मोदी उस टाइम में आईपीएल के चीफ हुआ करते थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल के अंदर क्रिस गेल्स, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर है न्यूजीलैंड उनको कभी भी आईपीएल में इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज क्रिस गेल्स वाज इन्वॉल्व्ड इन मैच फिक्सिंग। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया ललित मोदी ने। तो ललित मोदी के अगेंस्ट क्रिस गेल्स ने एक डिफेमेशन केस फाइल किया यूके कोर्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे अगर कोई एक इंसान इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है रिटेन या वर्बल फॉर्म में, जिसका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और जिससे किसी सामने वाले इंसान की जिसके बारे में वो बात कही गई है अगर उसका रेपुटेशन हार्म होता है, देन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेमेशन। और जिस इंसान जिसकी रेपुटेशन हार्म हुई है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है इन कोर्ट, वो डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल, ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है हाल फिलहाल का, तो इसको ज़रा सा एक बार कंसीडर करते हैं। देखो, अर्नब गोस्वामी, आपको पता है इसका क्वाइट पॉपुलर जर्नलिस्ट एंड ही रिप्रेजेंट्स रिपब्लिक टीवी। और हाल फिलहाल में काफ़ी पॉपुलर केस आया था जब अर्नब गोस्वामी ने एक पालघर लिंचिंग पे एक स्टेटमेंट इस तरह का कुछ दे दिया था अपने प्राइम टाइम शो में। उन्होंने कहा दैट इन इंडिया बीइंग अ हिंदू एंड वियरिंग द ऑरेंज कलर हैज़ बिकम अ sin. I ask that if Maulvi had been killed, would people be silent? Would Sonia Gandhi, who hails from Italy, be quiet? Today she is silent. I think she is happy in her heart that saints are being attacked. इस तरह का स्टेटमेंट तो अर्नब ने दे दिया, you know how he is। तो अब इस पे अर्नब के अगेंस्ट कई सारे केसेस फाइल हुए हैं। जो सबसे पहला केस फाइल हुआ है अर्नब के अगेंस्ट, दैट इज़ रिगार्डिंग इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 153। तो उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, दे ऑल्सो वांटेड टू फाइल अ केस अंडर आईपीसी 499 एंड 500 फॉर डिफेमेशन। ये जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 499 और 500 दैट इज़ फॉर डिफेमेशन। तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स डिफेमेशन का केस भी फाइल करना चाहते थे अगेंस्ट अर्नब, बट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड डिफेमेशन केस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहतागी ने कहा दैट इट वॉज ओनली the defamed person who had the right to file a case and not others on his or her behalf। यानी कि जिस इंसान के अगेंस्ट, यानी कि इस केस में पर्टिकुलरली सोनिया गांधी के अगेंस्ट डिफेमेशन की एक्टिविटी की गई है, बस वही इंसान केस फाइल कर सकता है ऑफ डिफेमेशन, उनके बिहाफ पे कोई और फाइल नहीं कर सकता। तो इस केस में अगर डिफेमेशन केस लगाया जाना था तो वो सोनिया गांधी अगर केस करती तभी अर्नब के अगेंस्ट ये डिफेमेशन केस लग सकता था। दैट इज़ वाई इन दिस पर्टिकुलर केस डिफेमेशन चार्ज नहीं लगा। तो चूँकि ये न्यूज़ इस साल इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेमेशन से रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, एंड दे माइट गिव यू अ स्टेटमेंट लाइक दिस दैट इन अ डिफेमेशन केस एनी पर्सन इवन द वन हु इज़ नॉट विक्टिम कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जिस इंसान के अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ है वही इंसान केस फाइल कर सकता है इन डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 and 500 of IPC। So आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेमेशन इज़ क्लियर। अब जरा सा समझते हैं कि इंडिया के अंदर डिफेमेशन के अगेंस्ट किस तरह से पनिशमेंट दिया जाता है। सो इन इंडिया डिफेमेशन इज़ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस के बीच का डिफरेंस आई होप आप सबको पता होगा। सिविल केसेस के अगेंस्ट कोई भी जो कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट, वो एक मॉनेटरी कंपनसेशन फाइल करता है अगेंस्ट द एक्यूज। यानी कि अगर आपके अगेंस्ट सिविल ऑफेंस चल रहा है, कोई सिविल केस चल रहा है, और अगर आप सिविल केस वो हार जाते हैं तो आपको एक हर्जाना भरना पड़ेगा, एक मॉनेटरी कंपनसेशन भरना होगा।
एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैंने केस आपके साथ शेयर किया था, BVP राव फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट रतन टाटा, दैट वाज अ सिविल ऑफेंस। और उस केस के अंतर्गत BVP राव हैड क्लेम्ड अ डैमेज ऑफ ₹1 करोड़ अगेंस्ट रतन टाटा। तो BVP राव का कहना था कि उनकी जो डिफेमेशन हुई है, जो उनकी मानहानि हुई है, उसके बदले में ही चार्ज्ड और ही क्लेम्ड ₹1 करोड़, यानी कि दैट वाज अ सिविल ऑफेंस, मॉनेटरी कंपनसेशन वाज डिमांडेड। लेकिन इंडिया के अंदर डिफेमेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इट डिपेंड्स ऑन हु फाइल्स द केस एंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द केस। On that basis, it is decided that whether the case of defamation shall be considered as civil or criminal offense। जो केस फाइल कर रहा है उस इंसान के ऊपर ऑप्शन रहता है कि वो सिविल ऑफेंस की तरह इसको फाइल करे। अगर सिविल ऑफेंस की तरह फाइल कर रहा है, यानी कि वो डिमांड कर रहा है कि जो मेरी मानहानि हुई है इसके बदले में मुझे इतना मॉनेटरी कंपनसेशन चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में BVP राव ने 1 करोड़ का डिमांड किया, लेकिन जिस इंसान के अगेंस्ट मानहानि हुई है, जिसका डिफेमेशन हुआ है, वो चाहे तो अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC चाहे तो क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकता है। और क्रिमिनल केस फाइल करने के केस में द अक्यूज्ड में बी सेंटेंस्ड फॉर 2 years ऑफ जेल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जो MJ अकबर का केस हमने डिस्कस किया है अगेंस्ट प्रिया रमानी, तो MJ अकबर ने प्रिया रमानी के अगेंस्ट एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया। यानी कि अगर प्रिया रमानी ये केस हार जाती हैं, अगर ये मान लो साबित हो जाता है कोर्ट के अंदर कि प्रिया रमानी ने फॉल्स एलिगेशन लगाया था MJ अकबर के ऊपर, तो प्रिया रमानी को 2 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। एंड इन इंडिया डिफेमेशन इज़ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस। अब जरा सा समझते हैं कि डिफेमेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं इंडिया में। कई सारे क्रिटिक्स हैं जो डिफेमेशन जो पूरा का पूरा सेक्शन है, जो पूरा का पूरा प्रोविज़न है मानहानि का, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। दे से दैट इट चैलेंजेस गुड गवर्नेंस। बहुत सारे क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि कॉमन मैन या सिविल सोसाइटी NGOज जब भी कभी किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट या करप्ट पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई भी मैटर रेज करते हैं, तो उन लोगों को दबाया जाता है विथ हेल्प ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन चार्जेस इन कोर्ट्स। मान लो आपने किसी भी करप्ट ऑफिशियल के अगेंस्ट कुछ एक बात कही या कुछ एक बात कहीं पे लिखी, तो आपके अगेंस्ट वो क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्जेस लगा देते हैं और आपके ऊपर हो सकता है कि आपको 2 साल की जेल की सज़ा भी हो जाए। और इस कारण से जो कॉमन मैन है या सिविल सोसाइटी है, दे डू नॉट डेयर टू रेज एनी फिंगर अगेंस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, एंड इन दैट वे ओवरऑल गुड गवर्नेंस इज हैम्पर्ड। उसके अलावा जो दूसरा इशू है, दैट इट हैम्पर्स डेमोक्रेसी। As you all know that right to oppose and criticize is essential element of any democratic system। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम सबके पास अधिकार होना चाहिए कि जो भी सरकार हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ कर पाएँ, उनकी एक्टिविटीज़ को हम काउंटर कर पाएँ। बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन। आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे जिसमें आपके पास अधिकार होना चाहिए चूज़ करने का। विदाउट ऑप्शन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो लोग सरकार में हैं, जो लोग भी पावर में हैं, वो इस क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोविजंस का मिसयूज करते हैं। और अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इवन जेन्युइन क्रिटिसिज्म पे भी वो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा देते हैं, जिस कारण से कॉमन पीपल, इवन पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटीज डू नॉट डेयर many a times to criticize those people who are in power, and in that way democracy is hampered। उसके अलावा जो तीसरा क्रिटिसिज्म है, दैट इट restricts freedom of press। तो देखो, एनी क्रिटिसिज्म इन न्यूज़पेपर अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट ऑफन इनवाइट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। और इस कारण से जर्नलिस्ट बहुत डर, दे एक्ट अंडर सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट, क्योंकि जब भी वो कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो इस आर्टिकल में जो वो क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर दे। सो दैट हैम्पर्स ओवरऑल फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके अलावा क्रिमिनल डिफेमेशन केस अंडर सेक्शन 499 एंड 500 रेस्ट्रिक्ट सोशल मूवमेंट्स। बेस्ट एग्जांपल तो हमने हाल फिलहाल में लिया है। देखो, मी टू मूवमेंट वाज ए फेमिनिस्ट सोशल मूवमेंट, राइट, बट
Now case like that one involving MJ Akbar and journalist Priya Ramani. Such cases have potential to hamper, restrict entire social movement like Me Too. क्योंकि इस केस में अगर प्रिया रमानी केस हार जाती हैं नाउ देन सी विल बी चार्ज विथ 2 years ऑफ जेल इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे हालात में कोई भी ऐसा सेगमेंट जो वल्नरेबल है वो कोई मूवमेंट रेज करने से पहले घबराएगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो कोई भी एक्यूजेशन ला रहा है कोर्ट के अंदर एंड नो डाउट इफ़ दैट सेक्शन इज़ वल्नरेबल, तो उसके लिए उस मैटर को प्रूव कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिफेमिंग एनी वन, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रिजुडिस against anyone, but no doubt MJ Akbar is more influential than Priya Ramani, so it might be possible that Priya Ramani might face difficulty in proving the allegations against MJ Akbar, and in that case Priya Ramani will lose the case and she will have to suffer a jail imprisonment of 2 years. So because of such issues, क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस के कारण कई सारे वल्नरेबल सोसाइटीज़ के लोग हैं जो फिंगर रेज नहीं करते, एलिगेशंस नहीं लगाते, एंड इन दैट वे ओवरऑल द एंटायर सोशल मूवमेंट्स आर डिफीटेड। सो ये चैलेंजेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन केसेस। तो इन चैलेंजेस के कारण कई दफ़ा इस तरह के डिमांड उठते हैं दैट लेट अस स्क्रैप IPC 499 एंड 500। कम से कम हम डिफेमेशन को के रिलेटेड क्रिमिनल ऑफेंस को हटा दें। डिफेमेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। अगर डिफेमेशन होता भी है तो उसका पनिशमेंट सिविल ऑफेंस की तरह दिया जाना चाहिए। अगर किसी भी इंसान को कोई दूसरा डिफेम करता है तो जो इंसान डिफेम हुआ है, जिसके अगेंस्ट ये डिफेमेशन एक्टिविटी हुई है, वो सिविल केस फाइल करे लेकिन क्रिमिनल केस फाइल ना करे। मतलब सरल शब्दों में IPC 499 और 500 को स्क्रैप कर दिया जाए, तभी जाकर के ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जो हमने डिस्कस किए उनको अवॉइड किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड कई सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट IPC 499 एंड 500। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला तो आर्ग्यूमेंट है that both these sections 499 and 500 violates fundamental right under article 19(1)(a) that is freedom of speech and expression। क्योंकि हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए, उसको एक्सरसाइज करते हुए, अगर हमने किसी के अगेंस्ट कोई एक बात कही तो उस स्टेटमेंट को हमारे अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दैट वे आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गेट्स हैम्पर्ड। तो इसके अलावा आपको एक बात और पता होगी, अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ रखा होगा, कि 19(2) levels or put certain reasonable restriction on freedom of speech and expression। यानी कि ऐसा नहीं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट के सेंस में मिला हुआ है, हमें जिसके मर्जी में आए, हमारे जो मर्जी में आए, जिसके खिलाफ वो हम बोल सके, ऐसा नहीं है। there are certain reasonable restriction put under article 19(2). for example friendly relation with foreign states, public order, morality, decency, ये सारे reasonable restrictions लिखे गए हैं। लेकिन जो क्रिटिक हैं IPC 499 और 500 के, वो कहते हैं that this criminal defamation is beyond reasonable restriction, this is not reasonable। अगर हमें रिस्ट्रिक्शन रखना भी है, लेट अस कीप सिविल ऑफेंस, दैट विल बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन। उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना, 2 साल की जेल की सज़ा देना, दैट इज़ अनरीजनेबल, दैट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तीसरा आर्ग्यूमेंट है दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया हैज़ केप्ट डिफेमेशन एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, ऑल ऑफ देम हैव दिस एज अ सिविल ऑफेंस ओनली। लेकिन कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट स्क्रैपिंग IPC 499 एंड 500, यानी कि सरल शब्दों में कुछ एक ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इन फेवर ऑफ IPC 499 एंड 500। क्यों हमारे देश में डिफेमेशन को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट हैं। सम ऑफ द experts say that in modern age of social media the act of defamation has become very easy, this can be restricted only if there is a criminal law against it। आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन है, सब लोग एक्टिव हैं ऑन सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक व्हाट नॉट। तो आज के टाइम में लोगों को डिफेम करना इतना सरल हो गया है कि
अगर हमें इस एक्टिविटी को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है डिफेमेशन को, तो हमें उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे। और क्रिमिनल एक्टिविटी जब तक ये रहेगा डिफेमेशन, तभी तक डिफेमेशन को कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज जिसके जो मर्जी में आएगा वो टाइप कर देगा, ये चोर है, ये बेईमान है, विदाउट एनी प्रूफ सच एलिगेशंस विल बी पुट ऑन, एंड इन दैट वे द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी हार्म्ड, रेपुटेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विल बी हार्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, कई दफ़ा लोग इस तरह से लिख देते हैं पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट चोर है, ऐसा लोग लिख देते हैं। अब यू थिंक दैट इन reputation of entire police department is being harmed by this statement. So इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमें डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस रखना ही होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उसके अलावा जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है दैट देयर इज इन जनरल लैक ऑफ कैपिटल इन आवर कंट्री एंड इन सच केस डिफेमेशन बीइंग ओनली अ सिविल केस विल प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि हमारे देश में इन जनरल लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और वैसे हालात में अगर हमने डिफेमेशन को सिर्फ एक सिविल ऑफेंस रखा, क्रिमिनल ऑफेंस ना रखा, तो डिफेमेशन की कोई परवाह करेगा इन, इट विल बिकम इनएक्टिव, इनइफेक्टिव। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी टोटल वर्थ या मेरी टोटल वर्थ है 10 लाख रुपए मान लो, और मैं बोल देता हूँ कि ये पर्टिकुलर मिनिस्टर चोर है, और लिख देता हूँ व्हाट्सएप पे या कहीं पे फेसबुक पे लिख देता हूँ, और वो मिनिस्टर मेरे अगेंस्ट अगर सिविल केस फाइल करता है 10 करोड़ रुपए का और मेरा वर्थ सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए ज़्यादा है ही नहीं। सो हाउ विल आई पे 10 करोड़ रुपये फॉर द डिफेमेशन। सो ऐसे हालात में जब तक ये पूरा का पूरा मैटर क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट ना किया जाए, मेरे लिए कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सो इन जनरल पीपल इन इंडिया आर नॉट हैविंग दैट मच वेल्थ, एंड इन दैट केस keeping defamation just as a civil offense, that means a monetary compensation will not act as a right deterrent. तो देखते हैं जरा सा सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ऑन आईपीसी 499 एंड 500। सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 said that section 499 and 500, that is criminal defamation in the Indian penal code, are constitutionally valid. Supreme Court said that the right to freedom of speech and expression is not an absolute right, and it has to be balanced with a right to reputation, which is protected under Article 21 of the Constitution. तो आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसके अंदर राइट टू रेपुटेशन इज वन फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू रेपुटेशन, उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। And the Supreme Court held that criminalization of defamation to protect individual dignity of life and reputation is a reasonable restriction on the fundamental right of freedom of speech and expression. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा that all criticism should not be considered as defamation. जो भी ट्रायल कोर्ट है, मान लो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो डिफेमेशन केस सुन रहा है, या हाई कोर्ट है अगर डिफेमेशन केस सुन रहा है, दैट कोर्ट मस्ट बी वेरी केयरफुल इन स्क्रूटिनाइजिंग दैट वेदर दिस इज अ प्रॉपर क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन, क्योंकि क्रिटिसिज्म, जेन्युइन क्रिटिसिज्म को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना क्रिटिसिज्म राइट्स को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन डेमोक्रेसी। तो वे फॉरवर्ड में इस तरह के सवाल में आप लिख सकते हैं दैट क्रिमिनल कंप्लेंट शुड नॉट बी इंटरटेन्ड अनलेस डैमेज टू रेपुटेशन इज प्राइमा फेसी अ सीरियस वन। तो जब तक डैमेज टू रेपुटेशन काफ़ी सीरियस ना हो तब तक क्रिमिनल केसेस फाइल नहीं किए जाने चाहिए। अननेसेसरी कंप्लेंट्स शुड बी डिसमिस्ड एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का एक सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज आर अ ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस। The next article is taken from national segment. It is regarding draft electricity bill that has been opposed. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subtopic important acts and bills. सो जरा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैड नोटिफाइड अ ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑन अप्रैल 17, 2020 and Union Ministry has given time till 5th June 2020 to all stakeholders to submit their opinion on the bill, कि इस बिल पे उनका क्या ओपिनियन है उनको सबमिट करना है। उसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा और इस बिल को उसके बाद पास कराया जाएगा।
और नाउ द न्यूज़ इज़ कमिंग अप दैट द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉई एंड इंजीनियर्स आर अपोजिंग द बिल as they will observe nationwide protest against the proposed electricity bill on 2020 on June 1। तो जो सरल शब्दों में ये पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं और इंजीनियर्स हैं वो इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इस बिल में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हैं और इनको क्यों अपोज किया जा रहा है बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़। सबसे पहले इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पहले भी मैं बता चुका हूं, जो स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको हम कहते हैं डिस्कॉम, शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो जो भी स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे ASEB है, उन सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। दे विल बी रन प्राइवेटली। उसके अलावा देयर विल बी एबॉलिशमेंट ऑफ क्रॉस सब्सिडी सिस्टम। क्रॉस सब्सिडी सिस्टम में पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखो कैसा होता है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर यूनिट, तो हाउस होल्ड्स को सब्सिडाइज रेट पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। मान लो कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर यूनिट, हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया जाएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट पे, जबकि कॉमर्शियल यूनिट से हाइयर टैरिफ चार्ज किया जाएगा, इनसे चार्ज किया जाएगा 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस तरीके से पर यूनिट 9 रुपीज़ तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट से 12 रुपये एक्सट्रैक्ट किए, हाउस होल्ड से 6 रुपये एक्सट्रैक्ट किए। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट द कॉमर्शियल यूनिट इज सब्सिडाइजिंग electricity tariff for household. This is known as cross subsidy. तो इस according to this new amendment bill now cross subsidy will be abolished. इस तरह की क्रॉस सब्सिडी नहीं होगी जो अभी तक होती है। कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए ज़्यादा पैसा, हाउस होल्ड्स के लिए कम पैसा, ऐसा नहीं अलाउ किया जाएगा। देखो इसके सबसे बड़े नेगेटिव्स ये होते हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट्स होते हैं वो चोरी छुपे हाउस होल्ड से इलेक्ट्रिसिटी चुराते हैं, वो अपना फेक कनेक्शंस लगाते हैं इन द नेम ऑफ हाउस होल्ड्स। उसके अलावा कॉमर्शियल यूनिट्स को अनड्यू जब ज़्यादा प्राइस पे करना होता है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैम्पर होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैम्पर होता है। इस कारण से क्रॉस सब्सिडी विल बी नॉट अलाउड। Third provision is that there will be establishment of Electricity Contract Enforcement Authority EECA, and this authority will have power of a civil court to settle disputes related to power purchase agreement between DISCOM and GENCOM। तो GENCOM मतलब पावर जनरेटिंग कंपनी और DISCOM मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो जब कई सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लॉस में हैं, इस कारण से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना जो भी ड्यू अमाउंट है वो जेनकॉम को पे नहीं कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स दैट दे आर नॉट फुलफिलिंग द प्रोविजंस ऑफ देयर अग्रीमेंट बिटवीन जेनकॉम एंड डिस्कॉम। इस कारण से एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, दैट विल एक्ट एज ए सिविल कोर्ट, जिसका मेन पर्पस ये होगा कि जेनकॉम और डिस्कॉम्स के बीच के डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। उसके अलावा अगला प्रोविजन है दैट द बिल also provides that Electricity Act would be applicable to the entire country including the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। इसके पहले जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 वाला, that was not applicable in Jammu and Kashmir and Ladakh, but now it will be applicable in these two Union Territories also। Further, this new bill will provide क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इस बिल के बाद हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो क्रॉस बॉर्डर भी इलेक्ट्रिसिटी को बेच सकती हैं, बांग्लादेश में, म्यांमार में, नेपाल में, भूटान में। उसके अलावा द ड्राफ्ट लॉ प्रोवाइड्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी। इसका सरल शब्दों में देखो मतलब ये, इस फिगर की मदद से समझते हैं। मान लो कोई एक कंपनी ए है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यानी कि डिस्कॉम है, यानी कि इसने लाइसेंस ले रखा है भारत सरकार से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आगे ये कंपनी ए किसी दूसरे कंपनी बी को सब लाइसेंस या फ्रेंचाइजी दे सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of power। That is the meaning of this provision। According to this new law, the draft law provides for introduction of power distribution sub licensee और franchisee। मतलब कंपनी ए अब किसी दूसरे कंपनी बी को फ्रेंचाइजी दे सकता है या सब लाइसेंस दे सकता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके अलावा it also calls for creation of national renewable energy policy by the central government in consultation with state government। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ऑफ द proposed draft electricity amendment bill जो आपको याद रखने चाहिए। अब जरा देखते हैं कि आखिर इस बिल को अपोज क्यों किया जा रहा है।
सबसे पहला कारण है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल बी प्राइवेटाइज्ड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल। तो इस कारण से जो स्टेट बोर्ड के जैसे कि एसीबी वगैरह के एम्प्लॉयज़ हैं या वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, दे आर अपोजिंग इट बिकॉज देयर ओन वेलफेयर विल बी हिंडर्ड। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट वाले बेनिफिट्स हैं, बिकॉज दे वॉन्ट बी और दे वॉन्ट नो लॉन्गर विल रिमेन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे विल बिकम अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, सो देयर ओवरऑल बेनिफिट्स माइट गेट सफ़र है। इस कारण से वो इसका अपोज कर रहे हैं। दूसरा है इंक्रीज्ड टैरिफ। तो जब क्रॉस सब्सिडी को एबॉलिश कर दिया जाएगा तो नेचुरली हाउस होल्ड्स के लिए जो टैरिफ है, टैरिफ रेट ऑफ पावर विल गो अप। और इस कारण से पीपल आर सेइंग, द क्रिटिक्स आर सेइंग दैट दोज हु आर वल्नरेबल, हु आर पुअर विल बी बैडली अफेक्टेड। तीसरा है दैट दिस प्रोविज़न इज़ एंटी फेडरल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टेट रन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल बी नाउ प्राइवेटाइज्ड। तो इस कारण से कुछ लोग ऐसा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर छीनी जा रही है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके से द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बीइंग लिमिटेड, एंड दैट इज़ वाई दिस बिल इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज एन एंटी फेडरल बिल। उसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अनएथिकल। कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, खासकर ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियर्स, जो 1 जून को हड़ताल करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू बिल। उनका ऐसा मानना है कि सरकार अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इस कारण से सरकार इसका फ़ायदा उठा करके कई सारे स्टेट बोर्ड्स को प्राइवेटाइज कर रही है। तो दिस अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजिंग स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन इज़ अनएथिकल। सो इस ग्राउंड पे भी इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। The next article is taken from Assam segment. It is about rising COVID cases in Assam. This topic is not directly related with our exam, but nevertheless we should be aware about situation of COVID in our state. तो अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में कोविड के केसेस कितने सारे बढ़ गए हैं। नाउ द कन्फर्म्ड केसेस हैव मूव्ड अप टू 539, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स टू असम। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है दैट वी वांट दैट पीपल शुड कम एंड क्लोज दिस चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। जब तक लोग बाहर रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी कि बाहर में लोग फंसे हुए हैं। तो हिमंतो साहब का कहना है कि जितने लोग बाहर में फंसे हैं हमारे स्टेट के, वी वांट ऑल ऑफ देम टू कम टू आवर स्टेट एंड क्लोज दिस चैप्टर, because if this goes on things will continue to linger. We want people to come whoever wants to come by June 10. तो जो लोग भी बाहर फंसे हुए हैं सब 10 जून तक हमारे स्टेट में आ जाएं, and then we will have some days thereafter, because by June 30 we will have to close this chapter, because from July we will have to prepare for floods. क्योंकि जुलाई से तो देयर विल बी अदर प्रॉब्लम इन द फेस ऑफ फ्लड, तो उससे हमें निपटना होगा। और वैसे हालात में जो लोग हमारे स्टेट के बाहर फंसे हुए हैं ये चैप्टर भी चलता रहेगा, देन देयर विल बी 2 फ्रंट प्रॉब्लम फॉर असम। तो हम चाहते हैं कि पहले जो लोग हमारे बाहर फंसे हैं वो आ जाएं, एक बार ये चैप्टर क्लोज हो जाए, जितने केसेस बढ़ जाएं, सरल शब्दों में उनका कहना ये है, देन वी कैन बी एबल टू और वी विल बी एबल टू फोकस ऑन द फ्लड चैलेंज फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। The next article is taken from query segment. It is about international north-south transport corridor. So देखो ये समझते हैं कि international north-south transport corridor is a multi-modal transport corridor that involves ship, railways, road routes that moves freight between India, Russia, Iran, Europe and Central Asia. सरल शब्दों में देखो मल्टी मॉडल इसको क्यों बोल रहे हैं। इट्स अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट विल कनेक्ट मुंबई पोर्ट ऑफ इंडिया विथ सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रसिया। इट इज़ मल्टी मॉडल बिकॉज मुंबई से बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ ईरान तक हम शिप यूज़ करेंगे, फिर बंदर अब्बास से लेकर के बाकू अजरबैजान तक हम लोग रोड रेलवेज यूज़ करेंगे, फिर यहाँ शिप यूज़ करेंगे। देन फ्रॉम बाकू टू अस्ट्राखान दैट इज़ इन रसिया, वहाँ तक हम फिर से शिप यूज़ करेंगे, एंड देन अगेन फ्रॉम अस्ट्राखान टू मॉस्को एंड देन मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग वी विल यूज़ रोड एंड रेलवे. सो इन दिस वे इट इज़ a multimodal transport corridor that will utilize ship, road and railways, and it will connect India with
ईरान एज यू कैन सी, एंड देन इट विल कनेक्ट इट विथ सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला पार्ट, एंड देन इट विल कनेक्ट इट विथ इंडिया विथ रसिया एज वेल. द अग्रीमेंट वाज इनिशिएटेड इन 2000, इट वाज फाइनली साइंड इन 2002. और आज के टाइम में इसके कई सारे और भी मेंबर जुड़ गए हैं. नाउ करेंट मेंबर्स आर इंडिया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन एंड बुल्गारिया. तो ज़रा देखते हैं कि इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इंडिया के लिए क्या एडवांटेज होगा. इट विल इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम विद कंट्रीज़ लाइक रसिया, सेंट्रल एशिया, ईरान. तो इंडिया वैसे भी इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है, लेकिन इस रूट की मदद से इन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड द रीज़न बीइंग व्हाई आवर ट्रेड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स आवर कनेक्टिविटी विल इंप्रूव विद दीज कंट्रीज़. फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अभी के टाइम में अगर कोई शिप हमारे देश से चलता है तो उसको रसिया पहुँचने के लिए ये रास्ता अपनाना होता है. दिस इज़ द ट्रेडिशनल रूट, और इसमें कम से कम 50 दिन लगते हैं. लेकिन विथ हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नाउ दिस मूवमेंट कैन बी डन विथ हेल्प दिस रूट इटसेल्फ, एंड इट विल रिड्यूस द टाइम टू 21 डेज ओनली. सो 50 दिनों से घटा करके रसिया पहुंचने का टाइम हमारा 21 दिन तक लाया जा सकता. तो ऑफकोर्स time will be cut down, and in this way trade volume will be increased. A study conducted by Federation of Freight Forwarders Association in India found that the route is 30% cheaper and 40% shorter than the current traditional route. The second benefit will be that it will bypass Pakistan, क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखो तो अगर इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको तजाकिस्तान को कनेक्ट करना है, तो यू हैव टू मूव थ्रू पाकिस्तान, एंड इन दैट वे इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू हैव एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. बट विथ हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया विल हैव एक्सेसिबिलिटी टू लुक्रेटिव मार्केट ऑफ सेंट्रल एशिया. देखो सेंट्रल एशिया इज़ वेरी मच रिच इन एनर्जी मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड कोल. तो इसकी मदद से इंडियाज एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया विल इम्प्रूव, एंड इन दैट वे India's energy security can be strengthened. तीसरा है that this international north-south transport corridor will have strategic relevance. तो you know that China is coming up with a massive infrastructure project known as One Belt One Road Initiative. उसको हम कई दफ़ा कवर कर चुके हैं. At the same time, some security experts of the world claim that this One Belt One Road Initiative of China has some strategic significance or strategic threat for India also, and in that way they call it string of pearls. They say that China is building series of ports around India in order to encircle India. चाइना एक तरह से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है विथ हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ पोर्ट्स. वन इज़ इन ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान, माले पोर्ट इन मालदीव, देन हम्बन तोता पोर्ट इन श्रीलंका, क्याकफाव पोर्ट इन म्यांमार. तो इस तरीके से विद सीरीज ऑफ पोर्ट चाइना इज इनसर्कलिंग इंडिया. सो द सेम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसका चाइना कहता है कि जिसका सिर्फ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी है, और चाइना इसकी मदद से इंडिया को इनसर्कल कर रहा है. लेकिन International North-South Transport Corridor will be India's answer to China's string of pearls initiative, China's string of pearls threat for India, China's strategic dilemma for India. क्योंकि with help of this International North-South Transport Corridor we can break this chain that China is building around India. सो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो. व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू साइनो इंडिया रिलेशंस. आई जस्ट वांट टू सी दैट वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द टू इज क्लियर और नॉट. अगर वो क्लियर नहीं होगा देन आई विल डील दिस टॉपिक अगेन इन माई क्वेरी सेगमेंट लेटर. द नेक्स्ट क्वेरी वॉज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बार बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टुवार्ड्स अ जज और कोर्ट्स ऑफिसर और इंटरफेरेंस विथ ऑर्डरली प्रोसेस. सरल शब्दों में आपने फिल्मों में भी देख रखा होगा, कई दफ़ा कोर्ट का सीन ऐसे दिखाते हैं जिसमें कोर्ट के जज कहते हैं कि मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाऊंगा अगर आप अभी चुप नहीं बैठे तो. मतलब अगर आपने जज के खिलाफ कोई डिसरेस्पेक्ट दिखाया या कोर्ट के प्रोसेस में अगर हिंड्रेंस लाने की कोशिश की देन आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जा सकता है बाय द जज. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, while under article 215 every high court has power to punish for its contempt of court.
लेकिन जो मेन चैलेंज है दैट द टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए वो पनिशमेंट दे सके, हाई कोर्ट को पावर है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए वो पनिशमेंट दे सके, लेकिन एग्जैक्टली क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएंगी वो डिफाइंड नहीं थी। एंड दैट इज़ वाई द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ नोन एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्ट एक्टिविटीज शैल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स ऑफ 1971, the contempt of courts will have two kinds of activities. One will be considered as civil contempt and another one will be considered as criminal contempt. Civil और criminal contempt के बीच का अंतर तो आप समझ ही चुके हैं। Civil contempt में आपके ऊपर एक monetary compensation, एक penalty की तरह लगाया जाता है, while in criminal contempt आपको सज़ा हो सकती है। So civil contempt में वो सारी activities आएंगी like willful disobedience to any judgment. For example, आपको जज ने या किसी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर डेट को कोर्ट में प्रेजेंट होना है, बट आप उस पर्टिकुलर डेट को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज विलफुल डिसोबीडियंस टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाएगा। But some activities can be considered as criminal contempt of court as well. For example, publication of any रिपोर्ट दैट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। मतलब आपने कोई एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, कोई एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें आपने कोर्ट की पूरी अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश की, उसकी पूरी डिग्निटी को हार्म करने की कोशिश की, उसकी पूरी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लो लिख दिया कि जजेज बिके हुए हैं, इस तरह का आर्टिकल आपने लिख दिया, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज यू हैव ट्राई टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। उसके अलावा एनी एक्टिविटी ऑफ इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने जज को ही एबडक्ट कर लिया, अगवा कर लिया, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरफेरेंस टू द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। आपने मान लो जुडिशियल किसी ऑफिसर को धमकी दे दी कि आप अपना काम ना करो, आप मेरे फेवर में अपना जजमेंट सुनाओ, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड दैट इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस केस में आपको जेल की सज़ा हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी लिखा है दैट एनी इनोसेंट पब्लिकेशन दैट इज़ फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल प्रोविजंस shall not be considered as contempt of court. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 376 to 380. Topic number 376 is the Women, Business and Law Report. The Women, Business and Law Report 2020 is the 6th edition of report published by World Bank to analyze the impact of laws and regulations on women's economic opportunity. It involves 190 countries. Out of 190 countries, India was ranked 117th as far as women economic freedom is considered. It considers 8 parameters, 8 indicators. They are mobility, workplace, pay, marriage, parenthood, entrepreneurship, assets and pension. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 377 is about places in news. Al-Assad, Erbil are military bases that are located in Iraq. Lamu is a town that is situated in the coast of Kenya, while Sirte is a city in Libya located on the Mediterranean coast, and Tripoli is in Libya. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 378 is about mugger crocodile. Mugger crocodile is an egg-laying and hole-nesting species. It is mainly restricted to the Indian subcontinent. It is found in both fresh water as well as brackish water. Its IUCN status is vulnerable and it is protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 379 is about Ju Kutpai Festival of Mizoram. This is a festival of Mizoram where different Mizo tribes come together and celebrate their strength and brotherhood. It is an attempt to unify and strengthen the brotherhood amongst the Mizo tribes. The Mizoram government will be organizing Ju Kutpai in at least 10 states across India and countries such as US, Myanmar and Bangladesh. Please attempt this question that is based on this topic.
Topic number 3, it is about Northeast Natural Gas Pipeline Grid Project. This project is 1656 kilometer long pipeline project that will connect the Guwahati city of Assam with important regional centers of Northeast like Itanagar, Dimapur, Kohima, Imphal, Aizawl, Agartala. It will cover all the 8 northeastern states of India. The project is critical towards implementing government's hydrocarbon vision of 2030 for Northeast. The Indradhanush Gas Grid Limited is the implementing agency, and it is a joint venture of 5 central public sector enterprises that are IOCL, ONGC, GAIL, OIL and Numaligarh Refinery Limited. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 371 to 375 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 376 to 380 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.